रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में जो रिसेंटली 2020 के लिए जो वैकेंसीज आई हैं फ्रेंड्स, टोटल 4 पोस्ट पर वैकेंसी आई है और टोटल वैकेंसी 107 है। तो 107 वैकेंसी इंस्टीट्यूट में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी मानी जाती है। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इंस्टीट्यूट इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर आने वाले 9 इंस्टीट्यूट्स में से एक है। यहाँ पर फॉरेस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च और अदर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए निकाली गई हैं। आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर इंडियन नेशनल्स। सो इंडियन नेशनल्स के लिए ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशंस आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जो है पोस्ट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जो कि 7th CPC के अंडर लेवल 6 की पोस्ट है। तो लेवल 6 की पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है और इन हैंड सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी होती है। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें एक है और यहाँ पर क्या मांगा गया है, यहाँ पर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। सो यहाँ पर बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस मांगी गई है और एज जो है वो 18 से 27 ईयर्स है। सेकंड जो पोस्ट है उस पर देखते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, 62 वैकेंसीज़ हैं टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड लैब रिसर्च में। तो यहाँ पर देखते हैं, 2 उसमें पार्ट में बांटा गया है, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, ताकि यहाँ पर जो है हर तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट हो पाएँ। तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज़ में इनको बांटा गया है, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस में आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन साइंस मतलब BSc मांगी गई है। तो आप बीटेक वाले आप अप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ पर BSc मांगा गया है। BSc इन साइंस, बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with botany, zoology, forestry, environment, ecology, biotechnology, genetics, microbiology, geology, biochemistry as one of the subjects. So अगर आपने BSc इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में किया है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड लैब रिसर्च। और सेकंड जो इसमें कैटेगरी है वो है फिजिकल साइंस की। फिजिकल साइंस में क्या मांगा गया है, फिजिकल साइंस में मांगा गया है बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो अगर आपने एक भी सब्जेक्ट आपके BSc में है ये, तो आप ये फिल कर सकते हैं। इसमें टोटल 12 वैकेंसी है और बायोलॉजिकल साइंस में 21 वैकेंसी है और ये कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। एज यहाँ पर लिखी है 21 से 30 ईयर्स। 21 से कम नहीं होना चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं थर्ड जो है टेक्निकल असिस्टेंट में, ये एक तीसरी कैटेगरी उन्होंने बनाई गई है IT कंप्यूटर साइंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वैकेंसी, 2 वैकेंसी इसमें है, एक UR की और एक OBC की। तो BSc इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर मांगा गया है। 3 यहाँ पर चीज़ें इन्होंने बताई हैं, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा है कंप्यूटर साइंस में या IT में। और यहाँ पर 10+2 विद साइंस +2 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर भी बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते एक्सेप्ट 1 पोस्ट के। वो भी मैं बताऊँगा वो कौन सी पोस्ट है जिसमें बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। सो यहाँ पर एज देख सकते हैं, नॉट बिलो 21 ईयर्स और 30 ईयर्स से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 21 से 30 की एज लिमिट लगाई गई है। बाद में एज रिलैक्सेशन भी है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन की कैटेगरी है इसी में टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस की। तो इसमें एक पोस्ट है, तो टोटल मिलाकर टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस में 3 वैकेंसी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए BSc इन इंस्ट्रूमेंटेशन और 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन और 10+2 साइंस +2 ईयर्स डिप्लोमा। तो यहाँ सी या 12th के बाद डिप्लोमा मांगा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट वही सेम है, 21 से 30 साल। उसके बाद है स्टेनो ग्रेड 2 की जो पोस्ट है लेवल 4 की है। लेवल 4 में लगभग 2400 ग्रेड पे इसका होता है। सो यहाँ पर 12th पास मांगा गया है स्टेनो के लिए और स्टेनो की स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट। और यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी मांगा गया है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, 5 की डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड। सो एक जो वर्ड होगा वो 5 लेटर्स का माना गया है इन्होंने। और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो सर्टिफिकेट कोर्स भी मांगा गया है। तो 3 चीज़ यहाँ पर, तीनों चीज़ कंपलसरी है। उसके बाद देखते हैं जो फाइनल जो मोस्ट सोट आफ्टर पोस्ट है
इस वैकेंसी इन सब वैकेंसीज़ में वो है आई थिंक मल्टीटास्किंग स्टाफ, बिकॉज़ यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके पास सिर्फ 10th क्लास का सर्टिफिकेट 10th क्लास पास होना चाहिए, 10th क्लास का सर्टिफिकेट मार्कशीट होनी चाहिए। टोटल जो है यहाँ पर 40 पोस्ट हैं एमटीएस के लिए। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि बीएससी या वो सिर्फ 10th मांगा गया है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है लोग इसी के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 ईयर्स। तो ये था यहाँ का एडवर्टाइजमेंट और ये थी सारी वैकेंसीज जो एफआरआई देहरादून ने 2020 के लिए निकाली हैं। फ्रेंड्स अब जल्दी से पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ध्यान दें। नोट द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन। तो ये जो वैकेंसीज हैं वो घट बढ़ सकती हैं, तो आप कम वैकेंसी को देखकर आप उसको छोड़िएगा मत, आप उसको फिल कर दीजिए। हो सकता है बाद में आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उस पोस्ट के लिए वो बढ़ जाए। असेंशियल क्वालिफिकेशंस आर मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट। असेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी है, लेकिन डिज़ायरेबल मैंडेटरी नहीं है। ये आप एमटीएस के लिए जो डिज़ायरेबल मांगी गई है 3 साल का एक्सपीरियंस, वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपने 10th की है तो आप एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं। थर्ड है द वैकेंसीज ऑफ पीएच एक्स सर्विसमैन विल बी फिल्ड अप फर्स्ट एंड एडजस्टेड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो इनकी वैकेंसी पहले भरी जाएंगी, अगर कोई नहीं होगा तो बाकी कैटेगरीज को दे दी जाएगी। यहाँ पर एब्रीविएशंस यूज़ किए गए हैं फिजिकली जो पीएच जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। उसके बाद देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आप इनको पढ़कर ही आप फॉर्म फिल करिएगा। अगर आपका फॉर्म एफआरआई ने रिजेक्ट कर दिया किसी भी कारण से, तो आप ना दोबारा फॉर्म फिल कर पाएंगे, ना आपको पैसा रिफंड होगा और ना ही आप एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। एडमिट कार्ड रिलीज़ करने से पहले एफआरआई, पिछली बार भी एफआरआई ने किया था और इस बार भी कर सकता है, वो एक लिस्ट निकालेगा जिसके फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए हैं, और आप सिर्फ उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे तो आपको ना एग्ज़ाम देने को मिलेगा और ना आपको फीस जो है वो रिफ़ंड होगी। तो आप बहुत ध्यान से फॉर्म भरिएगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन सारी देख कर ही अगर आप एलिजिबल हैं तभी फॉर्म भरिएगा। चलिए देखते हैं जनरल इन्फॉर्मेशंस और डिटेल्स अबाउट द पोस्ट। सामान्य जानकारी, पद संबंधी विवरण। कैंडिडेट शुड फुल्ली सेटिस्फाई देमसेल्फ। तो आप पहले खुद पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। द एप्लीकेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथेंटिसिटी एंड ऑल। सो ऑथेंटिसिटी और सब कुछ जो भी आप इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, आप फुल्ली सेटिस्फाई हो अपने आप से। बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी कि ये गलती हो गई वो गलती हो गई। अगर आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गलत दे दी तो जो है आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उसके बाद थर्ड देखते हैं, जो पे स्केल है वो आईसीएफआरई पे स्केल से तहत आपको हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सेट्रा दी जाएगी। तो जो आईसीएफआरई है बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है उसी के अंडर एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो उसका जो पे स्केल होता है वो गवर्नमेंट का ही पे स्केल होता है और ये एक तरह से गवर्नमेंट बॉडी ही है। तो इसमें पे स्केल जो है वो सेम होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। दिस पोस्ट विल बी कवर्ड अंडर न्यू पेंशन स्कीम होगी। आपको जो है पुरानी पेंशन स्कीम से ये पेंशन नहीं मिलेगी, न्यू पेंशन स्कीम से पेंशन मिलेगी। उसके बाद द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड शुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो है एक रिकग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, उसी से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो कैटेगरी अगर एक बार आपने भर दी तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो अगर आप ओबीसी हैं, एनसीएल में आते हैं तभी ओबीसी एनसीएल भरिएगा, एससी हैं तभी भरिएगा। अगर आपने कैटेगरी गलत कर दी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे आप वो सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए तो आपको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं, कैंडिडेट्स सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज मस्ट एंश्योर दे आर एंटाइटल्ड। वही दिखाया गया है कि आपकी कैटेगरी जो है आप पूरी तरह से जांच लें, सेंट्रल लिस्ट में आप आने चाहिए। ओबीसी के लिए देखें यहाँ पर कहा गया है कि नॉन क्रीमी लेयर में आने चाहिए। और उसके बाद है एज रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के तहत ही पीएच एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, एज रिलैक्सेशन फॉर नॉन क्रिमिनल लेयर वेर एवर एप्लीकेबल एंड एडमिसिबल। सो इनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एससी एसटी ओबीसी को भी। ऑल कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटेटिव कमिटी में बी कंसिडर्ड अगेंस्ट यूर कैटेगरी सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑफ। ओके, सो यहाँ पर देखिए वो हर ही एग्ज़ाम में होता है कि अगर आप ओबीसी हैं या एससी हैं और आपने काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं आपके, तो आपको यूआर कैटेगरी के भी चुना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को वैलिड सर्टिफिकेट दिखाना है। देखिए बार बार जोर दिया जा रहा है कि आपकी जो कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट है वो एकदम जेन्युइन वैलिड होना चाहिए।
बाद में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जो है आपको यहाँ पर वैकेंसी से इस पोस्ट के लिए बाहर किया जा सकता है। रिजर्वेशन के लिए देखिए वैलिड होना चाहिए। उसके बाद फर्दर ओबीसी एनसीएल जो है, ओबीसी का एनसीएल का बनता है तो उसमें ये सब मेंशन होना चाहिए, कौन सा ऑफिशियल मेमोरेंडम है, कौन सी डेट, ये सब उसमें आता है, ये बना हुआ, तो आप एक बार फिर भी चेक कर लेना अपना। उसके बाद डीओपीटी के लिए जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए दिया गया है। ये सब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रोविजंस हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस कौन होगा, वो सब यहाँ पर दिया गया है। जो भूमि है, जो प्लॉट है, वो सब अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस वैलिड ईडब्ल्यूएस है तो आपको टेंशन ही कोई बात नहीं है, आप दिखा सकते हैं वो। उसके बाद ये ईडब्ल्यूएस का ही बताया गया है कि किस किस से बना सकते हैं आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना, जो भी आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। खासकर ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले खासकर ध्यान रखें, अपना जो सर्टिफिकेट है वो एकदम वैलिड बनाएं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC/ST हु इज रिक्वायर्ड एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कैन आल्सो यूएस कैटेगरीज। तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी कैटेगरी नहीं बढ़ना चाहते, कोई डाउट है आपको, तो आप अपनी कैटेगरी मेंशन नहीं कीजिए, अनरिजर्व्ड में रखिए अपने आप को, तो आपको कोई जो है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट के लिए होना चाहिए, मतलब 15 सितंबर तक वैलिड है, मतलब 15 सितंबर तक वो देखेंगे कि आपकी जो आपने जो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, वो 15 सितंबर की स्थिति के हिसाब से देखा जाएगा, 15 सितंबर 2020 की। अगर सपोज़ कीजिए आप आज ईडब्ल्यूएस में हैं और बाद में आप जब एग्ज़ाम हुआ तो आप ईडब्ल्यूएस में नहीं हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 15 सितंबर तक आप ईडब्ल्यूएस में थे तो आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट दिया जाएगा। क्लोजिंग डेट यहाँ पर लिखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट। अगर डेट नहीं बढ़ी तो 15 सितंबर ही रहेगा। A candidate will be eligible to get benefit of community reservation in case of particular caste to which the candidate belongs, included in the list of reserved communities। तो जो आपकी कास्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि ये जॉब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आपकी जो कम्युनिटी है, जो कास्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं। एक बार आपने अपनी कैटेगरी फिल कर दी तो आपको उसी के लिए डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, बाद में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर बार बार कैटेगरी कास्ट की बात हो रही है, आप ध्यान से अपना सर्टिफिकेट भरना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पहले FRI में कॉल कर लेना, जो कि मैं आपको नंबर अभी बताऊँगा। अगर आपको फिर भी लगता है आपका जेन्युइन नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप UR में भी भर सकते हैं, ये भी यहाँ पर कहा गया है। तो कैटेगरी कास्ट की वजह से आप जो है बाहर जाना सही नहीं है, आपको वैकेंसी से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप जब बिल्कुल श्योर हो तभी आप अपनी कैटेगरी मेंशन करें, यहाँ पर बार बार ये कहा गया है। उसके बाद अगर PH जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाता है तो उसको एक वैलिड डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो ये भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। तो रिजर्वेशन जो है देखिए एज रिलैक्सेशन होता है यहाँ पर SC/ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए NCL जो है वो 3 साल का है। उसके बाद PWD भी 40% मिनिमम होनी चाहिए, तो 10 साल का है। और एक्स सर्विसमैन के लिए और भी यहाँ पर दी गई अपर एज लिमिट भी दी गई है, आप देख लेना। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, अगर आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप ये फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं फिल करेंगे मेरिटोरियस, तो आपका जो है कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो ये फॉर्म आप फिल करें, आपके अच्छे चांसेस हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 साल मैक्सिमम छूट दी गई है, और जो स्पोर्ट्स हैं वो लास्ट में इन्होंने बताया कि कौन कौन से स्पोर्ट्स ये कंसिडर करेंगे। तो देयर विल बी नो मैक्सिमम एज लिमिट। जो ICFR के एग्जिस्टिंग तो ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए कोई अपर लिमिट नहीं होगी। क्रूशियल डेट जो है वो क्लोजिंग डेट है, अभी फ़िलहाल 15 सितंबर मानी जाएगी, अगर ये एक्सटेंड नहीं हुई तो बहुत बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है, ऑल पोस्ट आर टेम्पररी इन नेचर बट लाइकली टू कंटिन्यू। देखिए सारी सरकारी जो नौकरी होते हैं वो शुरू में टेम्पररी प्रोविजनल प्रोबेशन पीरियड पर ही होती हैं, तो यही इन्होंने यहाँ पर लिखा है, कोई गलत या अलग बात नहीं लिखी। ये सारी जॉब परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। ये 2 साल तक आपका जो है प्रोबेशन पीरियड आपका चलेगा, या जितने भी साल का चलेगा, तो उस टाइम पर आप टेम्पररी होंगे। टेम्पररी इन द सेंस आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, तो ये जॉब जो है 2 साल के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो आप ऐसा मत समझिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है या क्या जॉब है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो इसमें जो है परमानेंट जॉब ही लगती है।
उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स पर्सन एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बताया गया है कि वो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल खेला हो या यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी के लिए खेला हो, नेशनल अवार्ड हो, फिजिकल एफिशिएंसी, तो ये सब स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। आप डिटेल में एक बार पढ़ लेना। ये भी कई बार यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी है वो घट बढ़ सकती हैं, तो आप ऐसा मत समझिए कि ये जो वैकेंसी है सिर्फ यही है, हो सकता है बाद में ज़्यादा भी हो जाएँ। Position may be filled, applicants belong to physical handicap categories if found suitable, even if the post is not reserved under PWD category। तो यहाँ पर PWD के लिए भी काफ़ी सही यहाँ पर किया गया है कि अगर स्टार्टिंग में इन्हें सुटेबल नहीं लगा और बाद में कोई PWD कैंडिडेट आया तो उसको भी वो पोस्ट ऑफर की जा सकती है। एप्लीकेशन वर्किंग फ्रॉम द कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सो उनको एक NOC लाना पड़ेगा यहाँ पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। तो आप यहाँ पर इसको क्लैरिफाई करने के लिए पॉइंट 22 को क्लैरिफाई करने के लिए आप FRI में कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर आपको दिखा दूंगा अभी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी का डिसीजन जो होगा फाइनल होगा, उसमें आप कोई भी जो है अपनी जो क्वेरीज है वो वहाँ पर पोस्ट नहीं कर सकते। मेडिकल जो है मेडिकल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे होता है क्या होता है। तो अपॉइंटमेंट के बाद आपको मेडिकल भी होगा और उसी के बाद आपको जो है फाइनल जॉइनिंग दी जाएगी। और यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बताया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराएंगे और अगर कुछ डाउटफुल हुआ तो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। कैंडिडेट्स हू डिजायर टू अप्लाई, अगर आप कहीं पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेट जो है फॉर्म आप भरिए और सेपरेट फीस आपको देनी होगी। अडेंडम कोई कोरिजेंडम हुआ तो साइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर साइट आप देख सकते हैं fri.icfri.gov.in। इस पर आप जाएंगे, रिक्रूटमेंट टैब पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वरना आप डायरेक्ट fri.recruitment.icfri.gov.in पर जाकर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 15 सितंबर 5 बजे तक आप भर सकते हैं, सेम वेबसाइट पर जाकर आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ऑन इंटरेस्ट, मतलब अपने खुद के जो है खुद के भले के लिए है, जो है क्लोजिंग डेट से बहुत पहले ही जमा कर दें क्योंकि सर्वर पर हैवी लोड होगा लास्ट में। जो क्रूशियल एज कैलकुलेशन डेट होगी वो क्लोजिंग डेट होगी एप्लीकेशन की। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ग्रुप सी की पोस्ट है सारी, तो कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा। जो है आपकी मेरिट और ट्रेड स्किल टेस्ट ही यहाँ पर होगा। उसके बाद कोई भी एम्बिग्विटी पाई गई तो इंग्लिश वर्जन जो है वो प्रिवेल करेगा। एलिजिबिलिटी, अगर आपने कोई भी फ्रॉड किया तो आपको बाद में भी जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। मेरिट के बेस पर ही जो है, अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो वही यहाँ पर कहा गया, अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC EWS है तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सिलेक्शन दिया जाएगा। डेट और टाइम जो है वो बाद में वेबसाइट पर ही बता दिया जाएगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डिसीजन फाइनल होगा। कुछ भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की तो आपका जो कैंडिडेचर है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई भी आपको करस्पोंडेंस करना है तो साइट पर मेल पर या नंबर आपके फ़ोन कर सकते हैं आप उनको। किसी भी तरह की कोई सिफारिश लगाने की कोशिश की तो जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये 42 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, गलत एप्लीकेशन दोगे तो आपके जो है फीस जो है वो तो वापस नहीं होगी और आपको एग्ज़ाम में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म भरें। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। 700 रुपीज़ है जनरल OBC EWS के लिए, और SC ST PWD फीमेल के लिए सिर्फ जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर ली गई है 300 रुपये सिर्फ। और नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल फ़ीस है ये। एक बार आपने पे कर दी तो आप किसी भी परिस्थिति में आपको वापस नहीं होगी। एग्ज़ामिनेशन सेंटर हो सकता है देहरादून हो या कहीं और भी हो सकता है, वो आपको कुछ समय में आपको बता दिया जाएगा। कोई भी लीगल डिस्प्यूट होगा तो उत्तराखंड स्टेट के अंदर ही वो सॉर्ट आउट होगा। और ये स्पोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं कि अगर आप इन कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई नेशनल इंटरनेशनल इंटर यूनिवर्सिटी में आप खेले हैं तो आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एडवर्टाइजमेंट। अब हम देखते हैं कि जो FRI की जो मेल है और नंबर है वो क्या है।
ये देखिए यहाँ पर आप अपनी यहाँ पर मेल देख सकते हैं, जो जिसमें आप FRI से करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी के लिए, या ये नंबर है 013522224201। कुछ भी आप पूछ सकते हैं NOC के रिलेटेड। अगर आप में कोई डाउट है कि NOC कब लाना है, DV के टाइम पर लाना है, स्टार्टिंग में आपको होना चाहिए, तो ये सब डाउट आप 10 से 5 के बीच में जो है इस नंबर पर या मेल करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 इस वीडियो का। पार्ट 2 जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, पार्ट 1 एडवर्टाइजमेंट ओवरव्यू, जो कि आज कंप्लीट हो गया है। उसके बाद पार्ट 2 में मैं एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा और सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर बताऊंगा। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जो है अभी तक FRI ने नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो नेट पर अवेलेबल है और आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत जल्द इसका पार्ट 2 आएगा और फिर कुछ टाइम बाद पार्ट 3 में लाऊंगा, जिसमें पोस्ट सिलेक्शन, ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, PV और मेडिकल कैसे होता है वो भी मैं बताऊँगा। तो 3 पार्ट की सीरीज़ है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और एग्ज़ाम इसका ज़रूर होगा, और जल्दी इसकी आपको जो है और बाकी जानकारी मिल जाएगी, कहाँ पर सेंटर है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। उससे पहले मैं पार्ट 2 में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कहाँ से आप देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।